नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के इस प्रथम प्रश्न पत्र के 5वीं इकाई के जो हमारा गत सप्ताह से आगे का बिंदु है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन की अवधारणा क्या रही है। इससे पहले के इस वर्चुअल कालांश में और अपने व्याख्यान में मैंने आपसे ये बात साझा की और संवाद करने की कोशिश की कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रयोजन क्या है, और तब मैंने अंतिम रूप से मम्मट का वह प्रसिद्ध श्लोक आपके सामने रखा कि काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार मिदेत शिवेत रक्षते साध्य परिनिर्वृत्ते कांता संमित्तयोपदेश युजे। हमने कहा कि यश प्राप्ति, कांता संमित उपदेश, आनंदानुभूति, कुल 6 प्रयोजन बताए थे, जिसमें सबसे पहला बताया था यश, फिर धन, फिर व्यावहारिक ज्ञान, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद और कांता सम्मित उपदेश, अर्थात प्रिया की तरह मधुर उपदेश, प्रिया की तरह मधुर उपदेश, है ना। आज उसी क्रम में मैं आपसे साझा कर रहा हूं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रयोजन, काव्य प्रयोजन। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों और विचारकों की दृष्टि देखा जाए तो आधारभूत रूप से वे वस्तुपरक दृष्टि के रहे। इसलिए कविता के प्रयोजन को लेकर जो उनका भाव है वो भी वस्तुपरकता से संबंधित है। उनका विवेचन जीवन एवं समाज से परिबद्ध है। फिर भी जैसे हमने मम्मट के यहां 6 बिंदु के माध्यम से काव्य प्रयोजन को समझने की कोशिश की, वैसे ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र के माध्यम से हम 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं कि वहां इन 4 चीजों के लिए कविता का प्रयोजन माना गया है। सबसे पहला 4 में एक है लोक मंगल, दूसरा है आनंद, तीसरा नीति और आनंद, और चौथा है कला के लिए। अब हम एक एक को थोड़ा देखते हैं, डिटेल इसकी स्टडी करके देखते हैं या इसके बारे में थोड़ा ध्यान करते हैं, इसको गौर करते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं और जानते हैं कि वहां लोक मंगल को लेकर क्या उदाहरण है। देखिए, लोक मंगल प्रयोजन कविता का मानने वाले वहां के पहले आचार्य हैं प्लेटो, जो एरिस्टोटल के गुरु थे, जिसे आप अरस्तु कहते हैं। सुकरात के शिष्य, अरस्तु के गुरु प्लेटो। प्लेटो का अर्थ वहां चौड़े कंधों वाला होता है। यूनानी भाषा में प्लेटो शब्द का मतलब है जिसके कंधे बहुत चौड़े हो, उसे आप प्लेटो कहते हैं वहां। फिर आप देखते हैं कि ग्रीक दार्शनिक जो प्लेटो हैं, वो उस समय अपने देश के उत्थान को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उस जमाने में ग्रीस के कवियों का स्तर बहुत गिर गया था। उनकी रचनाओं में उच्छृंखलता, चरित्रहीनता आ रही थी। इसलिए उन्होंने तो अपने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ द डायलॉग, संवाद में यह कहा है कि कवि को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें कविता 2 ही रूप में स्वीकृत थी, एक देवताओं की स्तुति हो, दूसरा महापुरुषों के प्रति उसमें श्रद्धा का भाव या श्रद्धांजलि हो। इन दोनों रूपों को उन्होंने मान्यता जरूर प्रदान की थी और कहा कि श्रेष्ठ और ग्रहणीय काव्य वही है जो मानव चरित्र में उस आदि देवी संसार की विभूति को प्रस्तावित करे। अब इसी तरह यानी लोक मंगल का मतलब है वहां दैवीय अनुकंपा के माध्यम से सबके हित के बारे में सोचना। दूसरा है आनंद। ये जो दूसरे वर्ग के विचारक है जो कि कविता का प्रयोजन अंतिम रूप से आनंद मानते हैं, उसमें सिलर का एक कथन है। सेलर एक विद्वान हुए, वो कहते हैं कि आह्लाद समस्त कलाओं का लक्ष्य है। आह्लाद माने आनंद। शैली के अनुसार आनंद क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं काव्य शाश्वत सत्य को अभिव्यक्त करने की जीवंत प्रतिमा है। इस प्रकार जीवन और जगत के साथ सत्य की अभिव्यक्ति को भी वे काव्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं। तीसरा वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कह रहा है आनंद के साथ नीति भी,
और इसके प्रमुख आचार्य वहां हैं अरस्तु, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि वो प्लेटो का स्टूडेंट था, शिष्य था, पीपल था, अनुयायी था। ग्रीक विचारक जो है ये हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे लेकिन कह बहुत नहीं पाए। फिर भी ड्राइडन ने कहा है कि आनंद यदि काव्य का अंतिम ध्येय नहीं होता तो मुख्य ध्येय तो अवश्य है ही, शिक्षा का स्थान तो इसमें गौण है। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि यथार्थ का चित्रण करके उसे आदर्शोन्मुख बनाना, ये एक तरह से काव्य इस रूप में जीवन की आलोचना है। तो ये वो हैं जो आनंद के साथ साथ नीति को भी प्रश्रय देते हैं। चौथे वर्ग में वो आते हैं जो जीवन को एक दूसरे से संबंध मानते नहीं, यानी ये मानते हैं कि कला का उत्स कला के लिए हुआ है, जिसमें वाल्टर पैटर, ऑस्कर वाइल्ड, ब्रैडले जैसे कई विचारक हैं। और ये इन लोगों ने नीतिवादी विचार को पर बड़ा प्रहार किया और ये प्रश्न उठाया कि काव्य का जीवन से क्या संबंध है। तो ये जब प्रश्न उठा कि कविता का जीवन से क्या संबंध है, तो इसके कई उत्तर आए। कला कला के लिए है, कला जीवन के लिए है, कला जीवन से पलायन के लिए है, कला आनंद के लिए है। ये मोटे मोटे तौर पे 4 बिंदु उठे। ऑस्कर वाइल्ड और ब्रैडले जैसे विद्वान ये मानते थे कि कला अपना का उद्देश्य स्वयं ही अपना उद्देश्य कला का, और कहा कि कवि का कर्म न तो आदर्शों की स्थापना है और न ही उपदेश देना। कलाकार अपनी रचना से मनस संतोष प्राप्त करता है, यही उसकी बड़ी सिद्धि है, यही उसकी कला का फल है। यानी वो ये मानते हैं कला कला के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। कविता स्वांतः सुखाय है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कहते कला जीवन के लिए। इस कोटि के जो विचारक थे वो कहते हैं कला जीवन से असंपृक्त है, संपृक्त नहीं है, जुड़ी हुई है। कला का कार्य जीवन को प्रेरित करना, उत्साहित करना, उसे आनंदित करना, हमारा मनोरंजन करना, हमारी विवेक की शक्ति को जागृत करना, ये सब है। इसलिए कला की अंतिम सार्थकता कला जीवन के लिए ही मानी गई है, नॉट कला कला के लिए। आइए हम तीसरे मत पर विचार करें कि कला जीवन से पलायन के लिए। इस विचार में भी कला कला के लिए वाला सिद्धांत स्वीकार किया गया, लेकिन इनका कथन यह है कि व्यक्ति संसार में रहकर विविध प्रकार के दुखों के परिणामों को भोगता है, तब वो निराश भी होता है, कुंठित भी होता है, क्षुब्ध भी होता है, दुखी भी होता है, कष्ट भी पाता है, और इन सब को भुलाने के लिए वह आत्मविस्मृति की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां सब कुछ को भूल जाए, उसे सब कुछ भूल जाना पड़े। जब ये सब कुछ को भूलता है तो उसमें उसकी कल्पना का संसार बहुत ज्यादा होता है, और इसी कल्पना जगत में आकर वह अपने आप को भूलकर शांति और संतोष और आनंद का अनुभव करता है। तो इस रूप में ये कहते हैं कि कला जीवन से पलायन के लिए, जहां वो जीवन से भूलकर आनंद की कुछ अवस्था पर, ऐसी भूमि पर चला जाए जहां आनंद के अलावा कुछ और उसकी स्मृति का हिस्सा ही न बने। अब एक चौथा कह रहे हैं कला आनंद के लिए। लगभग सभी से स्वीकार करते हैं, सभी मानते हैं कि कलाओं का अंतिम और प्रथम उद्देश्य आनंद प्रदान करना है, मनोरंजन या समाज सुधार या प्रेरित करना, उत्साहवर्धन करना इत्यादि इत्यादि जो भी है वो तो समाज के प्रांगण में दूसरे अनुशासन भी करते हैं। कलाएं शुद्ध रूप से हमें आनंद